21 सितंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने वह फैसला सुनाया जिसका उन्हें डर था। 14 मई को जयललिता की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति असंवैधानिक थी, जो रद्द मानी जाती है। जयललिता की बायोग्राफी पढ़ने के क्रम में हम पहुंच चुके हैं एक नए चैप्टर पर, जिसका नाम है वापसी। वासंती आगे लिखती हैं, उत्तेजित दिख रही जयललिता ने पोइस गार्डन में मंत्रियों और जिला सचिवों की बैठक बुलाई। उसके तुरंत बाद वो राजभवन के लिए रवाना हो गई। उनकी कार पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं, सिर्फ अन्नाद्रमुक का झंडा था। राज्यपाल सीके रंगराजन को उन्होंने सूचित किया कि वो पद छोड़ रही हैं और उसी दिन शाम तक उनके उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी जाएगी। जयललिता ने पहली बार विधायक बनी पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। तेवर समुदाय के एक गरीब किसान के स्नातक बेटे पनीरसेल्वम एक विनम्र व्यक्ति थे, जो अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। वे और शपथ लेने वाले सभी मंत्री जयललिता के पैरों में गिर गए और उनका आशीर्वाद लिया। उनकी श्रद्धा को स्वीकार करते हुए अम्मा असाधारण रूप से शांत दिख रही थी। व्यवहारिक रूप से मुख्यमंत्री अब भी वही थी। ऐसा कहा गया कि पनीरसेल्वम पोइस गार्डन के परिसर में रहने आ गए थे और हर फाइल दस्तखत होने से पहले जयललिता के पास निरीक्षण के लिए जाती थी। सरकारी दफ्तरों के गलियारों में अम्मा की वापसी का इंतजार किया जा रहा था और ऐसा अपेक्षा से कहीं जल्दी हुआ। दिसंबर 2001 में मद्रास हाईकोर्ट ने तांसी मामले में उन्हें और उनके साथ 3 वर्ष की सजा पाए अन्य लोगों को बरी कर दिया। अब वो चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र थी। सबसे ज्यादा राहत जिसे मिली वो पनीरसेल्वम थे, जो रामायण में जंगल से राम की वापसी का इंतजार कर रहे भरत के समान ही अम्मा की वापसी का इंतजार कर रहे थे। जयललिता चुनाव में खड़ी हुई और भारी बहुमत से विजयी हुई। मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनकी संक्षिप्त अनुपस्थिति का किसी को एहसास तक नहीं हुआ था। पीछे मुड़कर देखने पर किसी के भी मन में यह सवाल आ सकता था कि क्या वो अपनी स्मृति से अपने 5 वर्षों के उस तानाशाह शासन को मिटाना चाहेंगी, जो 2006 में एक बार फिर उनके पतन का कारण बना। उन्होंने समाज के सभी तबकों को बैरी बना लिया था। छात्र उनसे विधानसभा में स्वतः लिए गए उस फैसले से नाराज थे, जिसके तहत नए सचिवालय भवन के निर्माण के लिए 100 वर्ष पुराने क्वीन मैरी कॉलेज को ध्वस्त किया जाना था। छात्रों और शिक्षाविदों के भारी विरोध के बाद अंततः इस योजना को रद्द किया गया। 2 दिनों की हड़ताल करने वालों को बर्खास्त कर उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को नाराज किया। मंदिर में पूजा के दौरान पशु बलि पर रोक लगाकर ग्रामीण जनता को दुखी किया। सांसद और एनडीए के सहयोगी वी गोपालस्वामी को गिरफ्तार करके केंद्र को चिढ़ाया और सोनिया गांधी पर तीखे हमले करके कांग्रेस की दुश्मनी मोल ली। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ित मीडिया था। हर एक अखबार को मानहानि के आरोप में अदालत के कटघरे तक पहुंचा दिया गया था और ऊपर से उनके समर्थक नियमित रूप से मीडिया के दफ्तरों में तोड़फोड़ मचाते थे। उन्होंने द हिंदू के संपादक को गिरफ्तार करने की कोशिश तक की। मंत्रियों और अधिकारियों को जबानी निर्देश दिए गए थे कि वे मीडिया से बात न करें। उन्होंने अपने मंत्रियों की सांस को अटकाए रखा था। मंत्रिमंडल से अचानक किसी को हटा दिया जाता था या फिर मनमाने तरीके से उनके विभाग बदल दिए जाते थे। वो पहले ही एक बड़ा झटका झेल चुकी थी जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके और 4 अन्य के खिलाफ चेन्नई की विशेष अदालत में चल रहे आय से अधिक संपत्ति के एक मामले को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया। यह आदेश डीएमके महासचिव के अबजंगन की याचिका पर दिया गया, जिसमें उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के लिए मामले को राज्य से बाहर भेजने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि सुनवाई की निष्पक्षता पर जनता का भरोसा बहुत कम रह गया है। वासंती आगे लिखते हैं, 2004 आते आते जब संसदीय चुनाव की तैयारियां चल रही थी, जयललिता अलग थलग और वास्तविक दुनिया से दूर हो चुकी थी। मीडिया उनके अच्छे कार्यों के लिए भी उनकी तारीफ नहीं कर रहा था। विधानसभा में अपने बहुमत के मद में चूर जयललिता को आसन्न तूफान का एहसास तक नहीं हुआ। तूफान रफ्तार पकड़ता जा रहा था। करुणानिधि भांप गए थे कि भाजपा धीरे धीरे जयललिता की तरफ बढ़ रही है। इसलिए उन्होंने उसके साथ गठबंधन को तोड़कर धर्मनिरपेक्ष दलों का एक महागठबंधन बना लिया। कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु की जनता का मूड देखते हुए जैन आयोग की रिपोर्ट से जुड़ी अपनी भावनाओं को दरकिनार कर करुणानिधि की तरफ सहयोग का हाथ बढ़ा दिया। करुणानिधि के लिए यह मात्र संसदीय चुनाव नहीं था, यह 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव का पूर्व परीक्षण था। कल हम पढ़ेंगे पराजय लेकिन पतन नहीं। तो फिर मिलते हैं कल।